हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संगठन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और आधार बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको संगठन के सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। संगठन के सिद्धांत या दृष्टिकोण। संगठन के विभिन्न सिद्धांत हैं या विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसमें पहला थ्योरी है शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। आज मैं आप लोगों को क्लासिकल थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं या इस सिद्धांत को हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसके समर्थक है हेनरी फेयोल हैं। समर्थक कौन है? समर्थक हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल हैं, उर्विक हैं, लूथर गुलिक हैं, मूने तथा रेले हैं, मूने और रेले हैं, मेरी पार्कर फॉलेट हैं, मेरी पार्कर फॉलेट। ये विभिन्न विचारक हैं जो इस शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थन करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ होता है ढांचे की रूपरेखा तैयार करना। मतलब संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं और इसमें विभिन्न थ्योरी दी गई है। कुछ लोग संगठन का विश्लेषण शास्त्रीय तरीके से करते हैं या परंपरावादी तरीके से करते हैं या यांत्रिक तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसको सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीके से करते हैं। कुछ लोग वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण से करते हैं। कुछ लोग पारिस्थितिकी उपागम से करते हैं। यानी कि संगठन के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण है और ये विभिन्न दृष्टिकोणों की अपनी अपनी मान्यता है। तो संगठन के इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ होता है ढांचे की रूपरेखा तैयार करना। यानी कि संगठन का अर्थ क्या होता है? एक ढांचा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। जिस प्रकार एक भवन बनाने के लिए विभिन्न वस्तुओं की ज़रूरत होती है, विभिन्न योजनाएं बनानी पड़ती हैं और योजनाएं बनाने के पश्चात विभिन्न वस्तुओं की ज़रूरत होती है। भवन बनाने से पहले हम इंजीनियरों का सहयोग लेते हैं, इंजीनियरों का समर्थन लेते हैं, वास्तुकारों का समर्थन लेते हैं। इसी प्रकार संगठन बनाने के लिए व्यक्तियों और विभिन्न विशेषज्ञों से सहारा लिया जाता है। संगठन बनाने के लिए जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, विभिन्न व्यक्ति होते हैं और विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं, संगठन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका हम सहारा लेते हैं, उनका हम समर्थन लेते हैं, उनका हम सहारा लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। और संगठन की योजना बनाने के पश्चात, जब संगठन की योजना बना लेते हैं तो उसके पश्चात व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। जब हम किसी संगठन की योजना बनाते हैं तो योजना बना लेने के पश्चात संगठन चूँकि करने के लिए संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी नहीं होता है। हम अकेले किसी योजना को संपादित नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें कुछ लोगों का सहयोग लेना होता है जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। उनका हम सहयोग लेते हैं, उनको हम अपने संगठन में रखते हैं, उनकी हम नियुक्ति करते हैं। तो चूंकि जो संगठन करता होता है वह भली भांति ये जानता है कि कितने पदों पर और कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, किस व्यक्ति को नियुक्त करनी है, किस योग्यताधारी को नियुक्त करनी है, यानी कि कहाँ कहाँ नियुक्ति करना है, यह संगठन बनाने के पश्चात ही ज्ञात होता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं संगठन बनाने के पश्चात ही हमें यह पता चलता है कि कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना है, कहाँ कहाँ नियुक्त करना है और कौन सा पद किसकी योग्यता के अनुसार है। यानी कि इसमें योग्यता को महत्व दिया जाता है, विशेषता को महत्व दिया जाता है। यानी जो विशेषज्ञ होते हैं वही संगठन में नियुक्त कर दिए जाते हैं। एक क्राइटेरिया बना दी जाती है कि इनके लिए यह योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के नीचे किसी का भी वहां पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो यांत्रिक सिद्धांत या शास्त्रीय दृष्टिकोण कुछ बातों को मानकर चलता है। जैसे पहला, इसका विश्वास है कि संगठन का सिद्धांत जो होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, सर्वविदित होता है। यानी कि संगठन के जो सिद्धांत होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं। संगठन के सिद्धांत कहीं भी कार्य करते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इसलिए विशेष रूप से हेनरी को सार्वभौमिकतावादी कहा जाता है। सार्वभौमिकतावादी कहा जाता है हेनरी फेयोल को।
सार्वभौमिकतावादी। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि जो सब जगह मान्य होते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, जो बातें हर जगह मान्य होती है उसी को हम सार्वभौम कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। वह बातें हर जगह मान्य होती हैं। तो इसी तरह से हेनरी फेयोल कहते हैं, क्योंकि हेनरी फेयोल संगठन के यांत्रिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, या इनको प्रबंधकीय सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। इनको हम प्रबंधकीय सिद्धांत का जनक भी कहते हैं हेनरी फेयोल को। और इन्होंने संगठन के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो यांत्रिक या शास्त्रीय सिद्धांत यह मानकर चलता है कि संगठन के जो सिद्धांत होते हैं वह सर्वव्यापक होते हैं और अत्यंत स्पष्ट होते हैं, और इन सिद्धांतों के आधार पर जो विशेषज्ञ होते हैं इन सिद्धांतों के आधार पर विशेषज्ञ लोग संगठन का ऐसा रूप निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। जो विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार का संगठन की रूपरेखा तैयार करते हैं कि वांछित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। दूसरी बात यह है कि व्यक्तियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले यह आवश्यक है कि संगठन की योजना बना ली जाए। जैसे कि संगठन में व्यक्तियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पूर्व यह आवश्यक है कि संगठन की योजना बना ली जाए। और योजना बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि मुख्य बात संगठन का रूप एवं उसका ढांचा है। योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि संगठन का मुख्य बात जो है या मुख्य उद्देश्य है उसका ढांचा है, उसका रूप है, तथा संगठन के कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वह क्या है? गौड़ है। यानी कि इसमें व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता है, संगठन के लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो रूप है, संगठन का रूप और उसका ढांचा यही महत्वपूर्ण है। और संगठन में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं इनको यह गौड़ हैं। संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं यह गौड़ होते हैं। तो इस तरह से इस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार हम किसको महत्व देते हैं? संगठन को महत्व देते हैं, व्यक्तियों को नहीं महत्व देते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि जब संगठन बन जाता है तो व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। जब हमारा संगठन तैयार हो जाता है, संगठन हम बना लेते हैं, तो इस संगठन जब बना लेते हैं, योजना बनाते हैं, योजना बनाने के पश्चात हम संगठन तैयार करते हैं। तो संगठन जब तैयार कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं? व्यक्ति भी आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि स्टाफ भी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। और जब स्टाफ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो उनको रिक्तियों के अनुसार और योग्यता के अनुसार पद भर लिया जाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय दृष्टिकोण यह कहता है कि संगठन एक मशीन की तरह से है। संगठन एक मशीन की तरह से है। जिस तरह से मशीन की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, हम बटन दबा देते हैं और मशीन चलने लगती है। यानी कि मशीन में विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न पार्ट का अपना अपना योगदान होता है, विभिन्न पार्ट का विभिन्न जो भाग होते हैं उन भाग का अपना अपना योगदान होता है। जिस तरह से मशीन की कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, मशीन का संचालन संचालक के द्वारा किया जाता है। जो मशीन का संचालन करने वाला होता है वह मशीन को चलाता है, मशीन की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। इसी तरह से संगठन जो है, यह संगठन की भी अपनी इच्छा नहीं होती है, संगठन भी एक मशीन की तरह से है। और इसको चलाने वाला जो होता है वह संगठन करता होता है या प्रबंधकीय लोग होते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण या यांत्रिक दृष्टिकोण कहता है कि जिस तरह से मशीन के विभिन्न भाग होते हैं, मशीन क्या है? विभिन्न भाग होते हैं, इसके विभिन्न पार्ट होते हैं मशीन के। इसी तरह से संगठन के भी विभिन्न पार्ट होते हैं, संगठन के भी विभिन्न पार्ट होते हैं। संगठन के भी विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे कि कर्मचारी वर्ग। संगठन किसके द्वारा चलाया जाता है? कर्मचारी वर्ग के द्वारा चलाया जाता है। संगठन कर्मचारी वर्ग के द्वारा चलाया जाता है। मशीन इसके विभिन्न भागों के द्वारा चलाया जाता है। तो इसके भाग कौन होते हैं? संगठन के कर्मचारी वर्ग होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, प्रशासकीय वर्ग होता है। यह संगठन के भाग होते हैं जिससे संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो संगठन की सबसे मुख्य विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें उन कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है जिनसे आशा की जाती है। इनमें उन कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है जिनसे आशा की जाती है कि संगठन कुशल और प्रभावशाली बन सकेगा। संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण विषय यह है कि सही व्यक्तियों का चुनाव सही स्थान के लिए किया जाए। हम इस संगठन के इस दृष्टिकोण को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। संरचनात्मक संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। जैसे कि संरचनात्मक, संरचना, स्ट्रक्चर, जैसे कि
हमारे शरीर में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, विभिन्न संरचनाएं होती हैं ना, हाथ पैर आँख नाक कान वगैरह विभिन्न जो हमारे पार्ट, जो शरीर के अंदर के पार्ट होते हैं, हार्ट होता है, लीवर, किडनी वगैरह विभिन्न पार्ट होते हैं। ये हमारे शरीर की संरचनाएं हैं, ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर का एक ढांचा तैयार किया गया है। तो इसी तरह से संगठन में भी जो होता है वह स्ट्रक्चर होता है। संगठन में भी विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। संगठन में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ABCDEF वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। और जिस तरह से हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों का अपना विशेष कार्य होता है, तो इसी तरह से जिस तरह से शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों का अपना अपना कार्य होता है। जैसे हार्ट का कार्य होता है धड़कना, लीवर का कार्य होता है भोजन पचाना, इसी तरह से विभिन्न हाथ पैर आँख नाक कान सबका अपना अपना कार्य होता है। इसी तरह से संगठन के जितने अंग होते हैं उनका अपना अपना कार्य होता है, यानी कि प्रकार्य संरचनाएं कार्य करती हैं। हाथ हमारा कार्य करता है, आँख हमारा देखने का कार्य करता है। इसी तरह से जो संगठन के विभिन्न पार्ट होते हैं उनका भी काम होता है कार्य करना। संगठन के अंग का भी कुछ न कुछ निश्चित कार्य होते हैं, इसीलिए हम इसको, यह जो प्रकार्य शब्द है यह जीव विज्ञान से आया है। प्रकार्य शब्द जीव विज्ञान में, यानी कि जीव विज्ञान में जैसे कि मनुष्य का शरीर होता है, जीव का शरीर होता है, उसी तरह से संगठन एक शरीर की तरह से होता है। और संगठन के जितने भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट का अपना अपना काम होता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। यह जो दृष्टिकोण है अवैयक्तिक, यानी कि व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। इसको केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसमें केवल दक्षता पर बल दिया जाता है, कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है। और इस अवधारणा के जो लक्षण हैं, कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है, यानी कि अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। इस अवधारणा के जो विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है अवैयक्तिकता। दूसरा, अवैयक्तिकता का मतलब कि यह पूर्ण व्यक्तियों से के जो आपसी संबंध होते हैं उनसे किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता है। व्यक्ति के भावनाओं से लेना देना नहीं होता है, उनके सुख दुख से नहीं लेना देना होता है, उनके सुख दुख से लेना देना नहीं होता है। जैसे कि हम कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी को हमारे व्यक्तिगत समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता है, हमारे दुखों से हमारे सुखों से कोई मतलब नहीं होता है। हम कंपनी में जाएं और 8 घंटे काम करें, उसको उससे मतलब होता है, प्रोडक्शन से मतलब होता है, हमारे कार्यों से मतलब होता है, हमारी कुशलता से मतलब होता है, हमारी दक्षता से मतलब होता है। हमारी निजी समस्याओं से कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह से लचीलापन, संगठन में लचीलापन पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह समय उद्देश्य के समय और काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसके उद्देश्य बदलते रहते हैं। जैसे कि जब कभी परिस्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं तो संगठन अपने उद्देश्यों में भी आकस्मिक परिवर्तन कर लेता है। कार्य विभाजन, जिस संगठन में जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों के बीच कार्य विभाजन होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक कंपनी है, संगठन की भांति काम करती है, उसमें विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन विभाग होता है, और इसी तरह से आईटी विभाग होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक विभाग होता है, विभिन्न विभाग होते हैं। सभी विभागों का अपना अपना कार्य होता है, कार्य बांट दिया जाता है, एक ही कार्यों का दोहराव नहीं पाया जाता है इसमें। यदि किसी को प्रोडक्शन का काम करना है तो उसको केवल प्रोडक्शन का काम करना है, किसी को पैकिंग का काम करना है तो उसको केवल पैकिंग का काम करना है, किसी को ट्रांसपोर्टिंग का काम करना है तो उसको केवल ट्रांसपोर्टिंग का काम करना है। यानी कि कार्यों का पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया जाता है, कार्यों का दोहराव नहीं पाया जाता है। और जो संगठन होता है वह पद सोपानी ढांचा पर स्थित होता है। पद सोपान, संगठन जो होता है वह पद सोपानिक ढांचा पर स्थित होता है। पद सोपानिक ढांचा पर स्थित होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सबसे जो उच्च अधिकारी होता है वह शीर्ष पे होता है। जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वह शीर्ष पे होता है, उसके अधीनस्थ फिर रहते हैं, फिर उसके अधीनस्थ रहते हैं। यानी कि जो आदेश होते हैं वह ऊपर से नीचे चलते रहते हैं। तो पद सोपानिक व्यवस्था होती रहती है, और जितने भी संगठन में कर्मचारी और अधिकारी वर्ग होते हैं सब कार्यरत रहते हैं। हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक लिखी
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चूंकि हेनरी फ्योल एक कंपनी में क्या थे, इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल एक कंपनी में इंजीनियर थे और यह कहाँ के थे, फ्रेंच के थे, फ्रेंच के थे। यह एक कंपनी में इंजीनियर होते हैं और इंजीनियर होते हैं तो संगठन में या कंपनी की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए यह वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेते हैं, यह वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेते हैं। और इन्होंने संगठन को 6 समूहों में बांटा। इस पुस्तक के अंतर्गत, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंतर्गत, इन्होंने संगठन को 6 समूहों में बांटा। 6 समूह कौन कौन से हैं, यानी कि संगठन के जो कार्य हैं वो 6 समूह में होने चाहिए, 6 प्रकार के होना चाहिए। पहला कार्य है तकनीकी। हेनरी फ्योल ने संगठन को 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। पहला है टेक्निकल है, जिसको हम तकनीकी कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरा है कमर्शियल है, जिसको हम व्यवसायिक कहते हैं। तीसरा है वित्तीय कार्य या फाइनेंशियल। चौथा है सिक्योरिटी, सुरक्षा। पांचवा है अकाउंटिंग, लेखा। और छठा है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। 6 समूहों में इसने बांटा है। हेनरी फ्योल के अनुसार संगठन के 5 तत्व होने चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं कि संगठन के 5 तत्व होने चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं संगठन के 5 तत्व होने चाहिए। अब 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, 5 तत्व, 5 तत्व। यह 5 तत्व कौन कौन से हैं, पोकोक, 5 तत्व पोकोक, 1 2 3 4 5। ये पोकोक, ये 5 तत्व हैं। किसी भी संगठन के 5 तत्व हैं। पी का मतलब हो जाता है प्लानिंग, पी का मतलब हो जाता है प्लानिंग, पी का मतलब हो जाता है प्लानिंग। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और सी का मतलब होता है कमांडिंग, कमांडिंग। और सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। और एक सी से होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 तत्व होने चाहिए। किसी भी संगठन में 5 तत्व होने चाहिए। और संगठन को उसने कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। संगठन को उसने 6 भागों में बांटा है, संगठन को 6 भागों में बांटा है। पहला है टेक्निकल, यानी कि किसी भी संगठन में, संगठन जैसे कि हम कंपनी को ले लेते हैं, कंपनी में क्या होता है, टेक्निकल स्टाफ होते हैं, तकनीकी स्टाफ होते हैं। मशीन बिगड़ जाती है तो कौन बनाएगा, इंजीनियर बनाएंगे। तो तकनीकी डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जो किसी भी प्रकार की समस्याओं को या मशीन समस्याओं को सॉल्व करती है, समस्याओं को सॉल्व करती है या समस्याओं का निदान करती है। जैसे बिजली बिगड़ जाती है, सप्लाई बाधित है, या मशीन मशीन में कहीं सी खराबी आ गई है, तो ये टेक्निकल स्टाफ करते हैं। दूसरा है कमर्शियल, यानी कि व्यावसायिक स्टाफ जो होते हैं, जैसे उद्योगों का संचालन, जैसे कि आयात निर्यात का कार्य, ये कमर्शियल हो जाता है। फाइनेंशियल, वित्त प्रदान कर रहा, संगठन के लिए वित्त प्रदान करना, आय व्यय वित्त के लिए, फिर बजट तैयार करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है। संगठन की सुरक्षा भी किसी के हाथों में होती है तो सिक्योरिटी विभाग होता है। अकाउंटिंग, वही लेखा परीक्षण होता है, कितना यानी कि रोज की आय व्यय क्या है, या कितना वेतन देना है, कितना पीएफ कटना है वगैरह, जितने जो भी कंपनी के जो सिस्टम है फाइनेंशियल, सब कुछ अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट, प्रबंध देखना, यानी कोई व्यक्ति या कोई भाग ऐसा होता है जो केवल प्रबंध देखता है, केवल व्यवस्था देखते हैं। तो इस तरह से हेनरी फ्योल संगठन को 6 भागों में विभाजित करते हैं और वह 5 तत्व बताते हैं संगठन के। वह कहते हैं किसी भी संगठन में 5 तत्व होना चाहिए, जिसको हम पोकोक के नाम से जानते हैं। पी फॉर प्लानिंग, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। पहले योजना बनाते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, पहले योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन
संगठन का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति तो आसानी से मिल जाते हैं। तो संगठन का हम कमांडिंग करते हैं, निर्देश देते हैं। संगठन में जितने लोग होते हैं कार्य करने वाले, सबको हम निर्देश देते हैं। कोऑर्डिनेशन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। कंट्रोलिंग, हम अपने नियंत्रण में रखते हैं। संगठनकर्ता जो होता है वह संगठन को अपने नियंत्रण में रखता है। तो इस तरह से हेनरी फेयोल ने संगठन के 5 तत्व बताए हैं। हेनरी फेयोल संगठन का विश्लेषण कार्य की दृष्टि से करते हैं। जैसे कि वह कहते हैं कि जो हम योजना बनाते हैं उस योजना में भी कई बातें समाहित होती हैं। जैसे यूनिटी यानी एकता। संगठन में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। सभी भागों में, संगठन के जितने भी भाग होते हैं सभी भागों में एकता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, कान है, तो उसमें एकता बनी हुई है। जैसे कि सबका संतुलन बना होता है। और जब हम चलते हैं तो जब हम पैदल चलते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पैर एक ही साथ चलते हैं या दोनों हाथ एक ही साथ चलते हैं। एक हाथ आगे जाता है, एक हाथ पीछे जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में एकता पाई जाती है। सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस तरह से संगठन में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी के बाद क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह से हमारा शरीर है, जिस तरह से व्यक्ति का जो शरीर होता है वह सर्दी में एडजस्ट हो जाता है, गर्मी में एडजस्ट हो जाता है, और वर्षा की ऋतु में भी वह हमारा शरीर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो शरीर में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कितना भी गर्मी हो हम अपने को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से संगठन भी होना चाहिए। हेनरी फेयोल का कहना है कि इसी तरह से संगठन भी होना चाहिए। संगठन भी आकस्मिक, जब बाह्य वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं तो संगठन में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। संगठन की नीतियों के, संगठन के कार्यों में, संगठन के उद्देश्यों में परिवर्तन होना चाहिए। तो संगठन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। वह मनुष्यों के अनुरूप होना चाहिए, पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिए। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर वह बताते हैं कि संगठन में कॉन्टिन्यूटी भी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता, जिसको हम कहते हैं निरंतरता। कंटिन्यू होना चाहिए या सततता। योजना के पूर्व दीर्घकालिक, हेनरी फेयोल कहते हैं कि योजना बनाने के पूर्व हम दीर्घकालिक लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उस दीर्घकालिक लक्ष्यों को लघुकालिक बनाकर धीरे धीरे हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दीर्घकालिक लक्ष्य है तो इकट्ठे लक्ष्य हम पूरा करते हैं, बल्कि अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को कई भागों में बांट लेते हैं और धीरे धीरे उस कार्यों को करते रहते हैं। तो इस तरह से संगठन के उद्देश्यों में, संगठन के कार्यों में सततता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर है एक्यूरेसी। हेनरी फेयोल का कहना है कि संगठन में एक्यूरेसी भी होना चाहिए, यानी कि लक्ष्यों का सटीक निर्धारण होना चाहिए। हम लक्ष्यों को सटीक बनाएं, नाप तौल के बनाएं और वही लक्ष्य निर्धारित करें जिसको हम पूरा कर सकें, यानी कि सटीकता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इस तरह से हेनरी फेयोल जो होते हैं वह अपने संगठन को सार्वभौमिक नाम देते हैं। वह मूल्य निरपेक्ष हैं। संगठन के मामले में वह मूल्य निरपेक्ष हैं। मूल्य निरपेक्ष का मतलब वह मनुष्य के भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। मनुष्य के भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वह केवल संगठन के लिए कार्य करते हैं। जिस तरह से एक मशीन कार्य करती है वैसे ही संगठन काम करती है। यह मानवीय मूल्यों से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। आइए हम हेनरी फेयोल के संगठन के 14 सिद्धांतों को देखते हैं कि हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं हेनरी फेयोल ने संगठन के सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं। हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत दिए हैं। आइए हेनरी फेयोल के सिद्धांतों को देखते हैं कि हेनरी फेयोल ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत हेनरी फेयोल का है कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल का कहना है कि संगठन के अंतर्गत जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी वर्ग होते हैं, सबके कार्यों का विभाजन होना चाहिए।
साथ ही साथ है प्राधिकरण एवं जिम्मेदारी, यानी कि अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हेनरी फ्योल का कहना है कि प्राधिकरण यानी कि निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होनी चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होनी चाहिए, और जो जिम्मेदारी दी जाए, अकाउंटेबिलिटी लोगों को दी जाए, यानी कि कार्य जो सौंपे जाते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि यदि कोई प्रोडक्शन मैनेजर है और उसके प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि क्यों नहीं हो पाता है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो प्राधिकरण है उसके बीच संतुलन होना चाहिए, प्राधिकरण और यानी कि सत्ता और जिम्मेदारी के प्रति एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। जैसे कि जिम्मेदारी क्या है, सौंपा हुआ कार्य है। जैसे कोई हमारा अधिकारी हमको कार्य सौंपता है, हम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं कर पाते हैं, वो हमारी सत्ता है, जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो हमारी सत्ता है, वो सत्ता के प्रतीक हैं, वह अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी पर्सन ने हमें आदेश दिया है या आदेशित किया है, तो हमें अपने कार्यों को समझना चाहिए, कार्यों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। तो संगठन के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों के बीच प्राधिकरण और जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि प्राधिकरण और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसके अलावा डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारियों में अनुशासन होना चाहिए, वह उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। कंपनी के जो रूल हैं, कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन हैं उनको वह फॉलो करते रहें, सभी लोग अनुशासन में रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, कंपनी के नियमों का पालन करते रहें। तो अनुशासन संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है या महत्वपूर्ण चीज़ है। चौथा है कि निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो निर्देश दिए जाए उस निर्देश की एकता होनी चाहिए, यानी कि एक ही व्यक्ति निर्देश दे, अलग अलग व्यक्ति निर्देश न दे। जैसे कि कंपनी में कर्मचारी वर्ग हैं या वर्कर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको जीएम जनरल मैनेजर जो है वह भी आकर निर्देश दे दे, और जो उससे नीचे अधिकारी है वह भी आकर निर्देश देते, यानी कि विभिन्न लोगों के द्वारा निर्देश प्राप्त करता रहे तो वह अपने कार्यों को कर नहीं पाएगा, वह कार्यों को कर नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कर्मचारी वर्ग को एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी अर्थात निर्देश की एकता बनी रहनी चाहिए, एक जो कार्य कराया जाए वह एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्देशित हो। पांचवा है दिशा की एकता। दिशा की एकता का तात्पर्य है कि कंपनी ने जो अपने उद्देश्य बना रखे हैं, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वह एक ही दिशा में लगी रहे, एक ही दिशा में लगी रहे, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रही है वही प्रोडक्ट बनाए, विभिन्न प्रोडक्ट का उत्पादन न करे। यानी कि एक ही फैक्ट्री में, एक ही वर्कशॉप में, एक ही फैक्ट्री में यदि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनने लगेंगे तो उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, असामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए जब एक कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो विभिन्न प्रोडक्ट के लिए विभिन्न विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि प्रत्येक विभाग का एक प्रभारी अलग से नियुक्त किया जाना चाहिए, प्रत्येक विभाग के लिए योजना और संसाधन अलग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति को ये नहीं है कि वह पेस्ट की भी फैक्ट्री देख ले और साबुन की भी फैक्ट्री देख ले, कपड़े की भी फैक्ट्री देख ले, धागे की भी फैक्ट्री देख ले, और वह फ्रिज बनाने की भी फैक्ट्री को देखे। यानी कि एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का संचालन नहीं कर सकता है, उसको केवल एक ही जगह रहना चाहिए, एक ही विभाग में उसको रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से दिशा की एकता होनी चाहिए, दिशा की एकता होनी चाहिए कि वह एक प्रोडक्ट बनाता है तो अपने उस प्लांट में एक ही वस्तु का उत्पादन करे, उस प्लांट में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन न करे। यदि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना है तो विभिन्न प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए। अब छठा है संगठनात्मक हित को प्राथमिकता। इसमें संगठन के अंतर्गत व्यक्तिगत हित की तुलना में संगठनात्मक हित को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता है, व्यक्तियों के हितों को गौड़ किया जाता है, इसमें संगठन के हितों को महत्व दिया जाता है। और व्यक्तियों का पूरा उद्देश्य, पूरा जोर, पूरा बल किस पे लगा रहता है, संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करने में। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, हेनरी फ्योल का कहना है कि
जो विभिन्न कंपनी होते हैं या विभिन्न संगठन होते हैं उसमें कर्मचारी वर्ग कार्य करते रहते हैं, तो कर्मचारी वर्ग को समय समय पर पारिश्रमिक देते रहना चाहिए। कर्मचारी वर्ग को समय समय पर उचित पारिश्रमिक देते रहना चाहिए। उनको इतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि वह रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, भूखे न रह सकें, उनको चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा इत्यादि का भरपूर लाभ ले सकें, इतना पारिश्रमिक होना चाहिए। तो कंपनी को या संगठन को अपने कर्मचारियों को इतना वेतन देना चाहिए या पारिश्रमिक देना चाहिए कि वह अपनी अधिकतम आवश्यकताएं पूर्ति कर सकें। तो इस तरह से हेनरी फेयोल कहते हैं कि संगठन में काम करने वाले जितने अधिकारी होते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं, सबको उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। हेनरी फेयोल कहते हैं कि संगठन में केंद्रीकरण भी होना चाहिए, संगठन में केंद्रीकरण भी होना चाहिए, साथ ही साथ विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। जो निर्णय लिए जाते हैं वह एक व्यक्ति या व्यक्ति संस्था के द्वारा लिए जाते हैं। निर्णय एक व्यक्ति या व्यक्ति संस्था के द्वारा लिए जाते हैं या उच्च पदाधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, और उसी उच्च पदाधिकारियों के निर्णय को वो प्रेषित कर देते हैं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से। और जितने भी सुझाव जाते हैं वह अधीनस्थों के माध्यम से जाते हैं, निम्न स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से जाते हैं। तो निम्न स्तर के कर्मचारी या मध्य स्तर के कर्मचारी वह विभिन्न सुझाव देते रहते हैं। तो संगठन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी पाई जानी चाहिए और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी पाई जानी चाहिए। अब हम आते हैं स्केलर पद सोपान। स्केलर का मतलब होता है पद सोपान, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं और इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। संगठन में पद सोपानिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे मंत्री, इस तरह से विभिन्न सांसद ये होते हैं। इसी तरह से हम अगर ब्यूरोक्रेट में देख लें तो सबसे ऊपर क्या होता है, प्रदेश का प्रमुख होता है। प्रदेश के प्रमुख के पश्चात उसके अधीनस्थ होते हैं। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि डीएम होता है, डीएम जिले का डीएम के नीचे होता है एसडीएम के नीचे विभिन्न कर्मचारी अधिकारी होते हैं। तो ये पद सोपानिक व्यवस्था होती है। इसको हम विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये स्केलर होना चाहिए, किसी भी संगठन में पद सोपानिक व्यवस्था होनी चाहिए और पद सोपान के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। यदि किसी संगठन में पद सोपानिक व्यवस्था नहीं है तो संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि सबको योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उच्च पदों पर रखा जाना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी का जीएम होता है, उसके नीचे एजीएम होता है, फिर उसके नीचे विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न विभाग के मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे विभिन्न सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे विभिन्न वर्कर होते हैं। तो इस तरह से पद सोपानिक व्यवस्था चलती रहती है। चूँकि हेनरी फेयोल एक कंपनी में इंजीनियर थे, इसीलिए अपनी कंपनी के उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए थे। व्यवस्था सिस्टम होना चाहिए, व्यवस्था का मतलब है कि व्यवस्था सिस्टम होना चाहिए, मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, संगठन में क्रमबद्धता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं उनको उचित स्थान दिया जाना चाहिए, जो भी विभिन्न वस्तुएं हैं उनको उचित स्थान दिया जाना चाहिए। संगठन में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के अनुसार संगठन संचालित किए जाने चाहिए। समानता का सिद्धांत होना चाहिए, संगठन में समानता का सिद्धांत होना चाहिए। सभी कर्मचारियों के साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए, सभी अधिकारियों के साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव न किए जाएं। धर्म आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव या जाति आधारित भेदभाव, यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव न किए जाएं। सभी कर्मचारियों के साथ समानता का बर्ताव किया जाए, जिससे कि सभी कर्मचारी कंपनी के प्रति निष्ठाबद्ध हो सकेंगे, कर्तव्यनिष्ठ हो सकेंगे और कंपनी की उत्पादन क्षमता में व वृद्धि में सहयोग करते रहेंगे। सहयोग की भावना, इसको फ्रेंच में हम स्पिरिट डे कोर कहते हैं, स्पिरिट डे कोर, इसको हम स्पिरिट डी कोर्स कहते हैं। यानी कि कर्मचारियों के बीच टीम भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सहयोग की भावना का मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के बीच टीम भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सभी लोग टीम के साथ मिलकर, सभी लोग एक टीम के रूप में कार्य करें और सभी लोग बराबर कार्य करें, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें और एक टीम की तरह से, जिस तरह से टीम
टीम अपने खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए सबका सहयोग करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इसी तरह से जो संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वह एक टीम का रूप जब धारण कर लेते हैं, जब वह एक टीम का रूप धारण कर लेते हैं तो अपने लक्ष्यों में सफल होते हैं, अपने गोल में सफल होते हैं। और कर्मचारियों के बीच या अधिकारियों के बीच मैं या तेरे मेरे तेरे की भावना नहीं होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर हम की भावना होनी चाहिए। उनके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने यह कार्य किया, उनके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हमने ये कार्य किया। तो इस तरह से कोई भी संगठन अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। तो हेनरी फेयोल ने इस संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो हेनरी फेयोल ने संगठन के जो इस सिद्धांत का विश्लेषण किया है, इसको हम शास्त्रीय सिद्धांत या इसको हम यांत्रिक सिद्धांत या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। और यह संगठन का सिद्धांत जो है हेनरी फेयोल के अनुसार सार्वभौमिक है। इस संगठन के सिद्धांतों को कहीं भी लागू किया जा सकता है, समय काल और परिस्थितियों में इसको कहीं भी लागू कर सकते हैं, इसके सिद्धांतों को हम लागू कर सकते हैं। इसीलिए हेनरी फेयोल को सार्वभौमिकतावादी भी कहा जाता है। लेकिन हेनरी फेयोल या संगठन की यह जो सिद्धांत हैं, शास्त्रीय सिद्धांत हैं या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत हैं, इसके विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। जैसे वारेन वेनिस कहते हैं, वारेन वेनिस का कहना है, वारेन वेनिस इसको मनुष्य रहित संगठन बताते हैं। संगठन के इस सिद्धांत को मनुष्य रहित संगठन कहते हैं। मनुष्य रहित संगठन कहते हैं, क्योंकि इसमें मानवीय तत्वों की अवहेलना की गई है। इसमें पूर्ण रूप से यांत्रिक सिद्धांत पर जोर दिया गया है, मशीनों यानी कि व्यक्तियों का भी मशीनीकरण कर दिया गया है। इस तरह से संगठन को एक मशीन बना दिया गया है। इस सिद्धांत में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की आलोचना की जाती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसका पूरा बल जो होता है वह आर्थिक प्रेरणा पर आधारित होता है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करें, या अधिक से अधिक संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करें। लेकिन फिर भी यह संगठन जो है, यह संगठन का जो यह सिद्धांत है, संगठन का जो शास्त्रीय सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है। इस संगठन के नियम आज भी लागू होते हैं। इस संगठन के नियम आज भी लागू हो सकते हैं। इस संगठन के नियम हम कहीं भी लागू कर सकते हैं और वर्तमान में जितने भी संगठन हैं इसी आधार पर चलते आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कंपनी में, फैक्ट्रियों में, मिल कारखाने में या सरकारी विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी निगम हैं, सब में इस संगठन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत या दृष्टिकोण के अंतर्गत शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थियोरी से अवगत कराया। इसको हम यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संगठन के नेक्स्ट दृष्टिकोण या सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। यदि आप लोगों को लोक प्रशासन से संबंधित अध्ययन हेतु PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।